अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो बात करेंगे जो रिमेनिंग रेशियोज़ हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। हमने लास्ट टाइम जो है वो बैलेंस शीट रेशियोज़ जो वो रेशियो जो बैलेंस शीट से कैलकुलेट हो सकती हैं उनके ऊपर डिस्कशन की थी। और आज हम बात करेंगे उन रेशियोज़ के ऊपर जो इनकम स्टेटमेंट से जो है वो कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो इससे पहले ये कि आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि जैसे हमने इस चैनल को स्टार्ट किया है इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इस चैनल जो भी वीडियोस हैं हमारी उसको लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ जो है वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। क्योंकि हमने जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमने जहाँ से अपनी लास्ट टाइम फाइनेंशियल इश्यूज को छोड़ा था वहाँ से हमने इसको डिस्कस करना है। और इसके लिए जो है वो हमारे पास आप देखें कि हमारे पास जो हम फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे थे जिसमें लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की, वो रेशियोज जो सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर जिनकी कैलकुलेशन हो रही थी और उसमें हमने देखा उसमें लिक्विडिटी रेशियोज थी और उसके साथ फाइनेंशियल लीवरेज रेशियोज थी। ये दो कैटेगरीज थी जो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर कैलकुलेट हो रही थी। अब हम उन रेशियोज की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो कैलकुलेट की जाती हैं। और उसके अंदर फर्स्ट जो और ये अब सेकंड कैटेगरी आ गई इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, और इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है कवरेज रेशियोज। तो कवरेज रेशियोज इट इंडिकेट्स अ फर्म्स एबिलिटी टू कवर इंटरेस्ट चार्जेस। तो कवरेज रेशियोज में हम इस चीज को देखना चाहते हैं कि जो फर्म ने लॉन्ग टर्म डेट लिया हुआ है और उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी है, जो फिक्स पेमेंट है उसकी, तो वो उसको कवर करने के इंटरेस्ट को कवर करने की उसकी एबिलिटी क्या है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट रेशियो है हमारे पास वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो फार्मूला हम ये लेते हैं EBIT, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्जेस। और इसके लिए जो है वो अगर हम बात करें जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें हमारे पास जो EBIT की वैल्यू है इनकम स्टेटमेंट में वो $210 है, डिवाइडेड बाय जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं हमारे पास वो है 59। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है ये 3.56 टाइम्स आ रहा है। अब सबसे पहले कि इस 3.56 टाइम्स का मतलब क्या है, आप इसकी पहले इंटरप्रिटेशन लिख लें, फिर उसके बाद जो है वो हम इसके इंटरनल और एक्सटर्नल कंपैरिजन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसकी 3.56 की इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, ये इंटरप्रिटेशन की आप हेडिंग दे लें। अब उसके अंदर आप लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन हैज $3.56 EBIT. The organization has $3.56 EBIT against $1 interest charges. Against $1 interest charges. एक्सक्यूज मी सर। जी सर हम पहले रेशियोज ऑफ बैलेंस शीट पढ़ी है ना इससे पहले हमने। जी जी। और अब हम बात करें कि ये कैटेगरी बी है हमारे पास। इस कैटेगरी बी में जो है वो रेशियोज हैं जो कि सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के ऊपर बेस कर रही हैं, और इसके अंदर हमने फर्स्ट रेशियो की बात की है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। अब इसके अंदर जो मैंने आपको लिखवाया है वो जो आपने सेंटेंस लिखा है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज $3.56 एज EBIT अगेंस्ट $1 इंटरेस्ट चार्जेस। इसका मतलब ये है कि ये रेशो ये बता रही है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अगर $1 इंटरेस्ट पे करना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने $1 इंटरेस्ट पे करना है तो उसके अगेंस्ट उसके पास EBIT कितनी अमाउंट की अवेलेबल है, $3.56 की EBIT उसके पास अवेलेबल है, जहां से वो $1 इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। ये इसकी फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है। अब अगर हम इसकी बात करें इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस की, तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखें कि ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब सबसे पहले अगर हम ओवर टाइम एनालिसिस की बात करें, ओवर टाइम एनालिसिस
ओवर टाइम एनालिसिस में देखें कि 2001 में कंपनी की जो रेशो थी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, वो 10.30 थी और अब जो है वो 3.56 रह गई है। तो क्या ट्रेंड है ऑर्गेनाइजेशन का? इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है? ये डिक्रीज हो रहा है ट्रेंड इसका जो है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो रही है, वीक हो रही है? वीक हो रही है ना, क्योंकि देखें पहले आपके पास 2001 में $1 इंटरेस्ट पे करने के लिए कितनी अमाउंट की ईबीआईटी अवेलेबल होती थी? 10.30 की। 10.30। और अब जो है वो आपके पास $1 इंटरेस्ट के अगेंस्ट कितनी ईबीआईटी अवेलेबल है? 3.56। तो ये आपका ऑलमोस्ट 1/3 से भी ये नीचे आ चुका होगा, ये जो वैल्यू जो है ना इसकी। तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ रहा है। आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस, या तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है या ईबीआईटी कम हो रही है। ऐसे ही हो रहा है ना कि या तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया तो ये रेशियो डिस्टर्ब हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या आपकी ईबीआईटी कम हो गई है जिसकी वजह से ये रेशियो जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो आप ओवर टाइम एनालिसिस के लिए आप लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ वीकर पोजीशन। सर इसकी नहीं समझ जो आपने कहा है अभी। ये जस्ट सेंटेंस लिखने पे मैं इसका बताता हूँ आपको। the organization has weaker position as its ratio has decreased. As its ratio has decreased. अब देखिए इसका मतलब ये है कि चूंकि ऑर्गेनाइजेशन ने की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, तो इसकी पोजीशन जो है वो वीक हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि ये रेशियो क्यों कम हुई है? देखिए इस रेशियो के अंदर दो ही चीजें हैं आपके पास, या तो ईबीआईटी है या इंटरेस्ट चार्जेस हैं। अब ये रेशियो कम क्यों हो रही है? 3.5, ये 10 से 3 पे क्यों आ गई है? दो रीजन हो सकती हैं। या तो आपकी ईबीआईटी कम हो गई है तो ये रेशियो कम हो जाएगी, राइट? अगर ये ऊपर वाली वैल्यू कम हो जाए तो ये रेशियो कम हो जाएगी, या ये जो नीचे वाली वैल्यू है इंटरेस्ट चार्जेस ये ज्यादा हो जाए तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। दोनों में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये वैल्यू जो है वो कम होगी, और कम होने के लिए या तो ईबीआईटी कम हो जाए तो ये रेशियो कम आ रही होगी, या इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आपका बढ़ रहा होगा तो ये रेशियो कम आ रही होगी। तो ये चीज हमने जो है वो यहाँ पे कही है कि इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसलिए कम हो रही है कि या तो उसकी ईबीआईटी कम हो गई है या उसके जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो बढ़ गए हैं। तो ये हमारे पास ओवर टाइम एनालिसिस था। और अगर हम इसको थर्ड हेडिंग दे दें एक्सटर्नल एनालिसिस, तो एक्सटर्नल एनालिसिस पे देखें ऑन एवरेज इंडस्ट्री के पास जो है, इंडस्ट्री के पास कितनी अमाउंट की जो है वो ईबीआईटी अवेलेबल है अगेंस्ट $1 इंटरेस्ट? उसके पास जो है वो $5.9 की जो है वो ईबीआईटी अवेलेबल है, जबकि हमारे पास ओनली 3.56 की ईबीआईटी जो है अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे भी एक्सटर्नल एनालिसिस पे भी हमारी पोजीशन जो है वो वीक है। तो आप इसके अंदर भी सेंटेंस लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैज अ वीकर पोजीशन। The organization also has ये हम एक्सटर्नल कर रहे हैं जी, एक्सटर्नल जो है। The organization also has a weaker position as its ratio is less than the industry average ratio. Is less than the industry average ratio. इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो इंडस्ट्री के एवरेज रेशियो से कम है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो है वो फाइनेंस जो पोजीशन है वो वीक हो गई है। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है हमारे पास। अब अगर हम इसके बाद
इसकी नेक्स्ट रेशियो पे चले जाएं। सर वो इंटरनल काइंडली एक दफा रिपीट कर दें, वो ना आवाज थोड़ी सी। इंटरनल में देखें हमारी रेशियो कम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन वीक हो गई है, क्योंकि पहले इसके पास 10.30 के एसेट्स होते थे और अब जो है वो इसके पास जो है वो जस्ट 3.56 के जो है वो इसके पास EBIT अवेलेबल है। तो EBIT हमारी कम हो रही है या इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो इंटरनली भी इसकी तो पोजीशन सर वीक हो रही है और एक्सटर्नली भी इसकी पोजीशन वीक हो रही है। सर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ वीकर पोजीशन, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? As its ratio has decreased, या as its ratio is decreasing. अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर हम चले जाएं अच्छा, इसमें जो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के ऊपर ये एक ही कैटेगरी है और एक ही रेशियो है जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये वाली थी इंटरेस्ट कवरेज। अब उसके बाद जो है वो हमारी थर्ड कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट रेशियोज हैं। मसलन इसमें से कोई एक वैल्यू जो है वो इनकम स्टेटमेंट में से आ रही होगी और सेकंड वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट में आ रही होगी। तो मींस ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों को मिला के जो है ये रेशियो जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो ये अब हमारे पास कैटेगरी सी है, इनकम स्टेटमेंट स्लैश बैलेंस शीट रेशियोज। वो रेशियोज जिसमें से एक वैल्यू जो है वो आपके पास इनकम स्टेटमेंट में से आती है और दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास बैलेंस शीट में से आती है। तो इसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट रेशियो। तो ये हमारी जो है वो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास। अब इसके अंदर जो है जो हमारे पास फर्स्ट जो इसमें रेशियो या जो कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे या टाइप को जो डिस्कस करेंगे हम, वो है हमारे पास एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज ये ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कैलकुलेशंस की जाती हैं। इट इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल्स, quality of receivables and how successful the firm is in its collections. तो ये बेसिकली इस चीज को बताती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसीवेबल्स हैं उसकी क्वालिटी क्या है और ऑर्गेनाइजेशन या फर्म कितनी सक्सेसफुल है उनसे कलेक्शन करने के लिए। तो ये एक्टिविटी रेशियो इस चीज को शो करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसीवेबल्स हैं, चाहे वो अकाउंट रिसीवेबल हैं चाहे वो नोट रिसीवेबल हैं, उसकी क्वालिटी क्या है और आप कितने सक्सेसफुल हैं उनसे कलेक्शन करने के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट रेशियो हमने डिस्कस करनी है वो है रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर, और इसमें हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो सेल्स दी गई हैं हमें इनकम स्टेटमेंट में, वो तमाम सेल्स की वैल्यूज जो हैं वो क्रेडिट सेल्स हैं, राइट। जैसे रिसीवेबल टर्नओवर में हमने ये कहा अज्यूम ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स। तो आप ये अज्यूम करेंगे कि जो आपको सेल्स की वैल्यू दी गई है इनकम स्टेटमेंट में वो सारी की सारी जो है वो क्रेडिट सेल है। तो इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो है जी एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। अब अगर इसमें हम एनुअल क्रेडिट सेल्स को देखें तो सेल्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो 2211 है और हमने ये जूम कर लिया कि ये सारी की सारी क्रेडिट सेल है। तो ये हमारे पास 2211 आ गई डिवाइडेड बाय जो रिसीवेबल्स हैं हमारे पास, अगर हम उनका टोटल करें तो हमारे पास $394 के जो है वो रिसीवेबल्स आते हैं, 394। तो जब हम 2211 को डिवाइड करेंगे अगेंस्ट 394 तो हमारे पास जो रिसीवेबल टर्नओवर है वो 5.61 आता है, 5.61। अगेन ये वैल्यू जो है वो टाइम्स में आएगी आपके पास 5.61। अब ये हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर आ गया। अब ये जो रिसीवेबल टर्नओवर हमने कैलकुलेट किया है ये बेसिकली हमने इटसेल्फ इसका एज एच इसको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमें बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन करनी है या हमें जो कैलकुलेट करना है वो एवरेज कलेक्शन पीरियड करना है। हम बेसिकली कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं कि हमारे जो हम क्रेडिट सेल करते हैं
ऑन एवरेज उससे कितने डेज में हम कैश कलेक्ट कर लेते हैं। जो भी हमने क्रेडिट सेल की वो कन्वर्ट होगी अकाउंट रिसीवेबल में, तो उस अकाउंट रिसीवेबल से ऑन एवरेज हम कितनी देर में जो है वो कैश कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने कैलकुलेट ये करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब जो एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फार्मूला है वो ये है, डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर। डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर। तो हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर नहीं था, तो वो हमने लास्ट स्लाइड से कैलकुलेट किया है। अब ये क्लियर हो गया रिसीवेबल टर्नओवर हमने क्यों कैलकुलेट किया था। हमने उसको एक्सप्लेन नहीं करना रिसीवेबल टर्नओवर को, हमें रिसीवेबल टर्नओवर यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। इट मींस हमने फर्स्ट रेशियो कैलकुलेट क्या करनी है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एक्टिविटी रेशियोज में हमने फर्स्ट रेशियो जो कैलकुलेट करनी है वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला ये है, डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर। डेज इन द ईयर हमें पता होते हैं कि ये 365 है। डेज इन द ईयर हमें पता होते हैं कि ये कितने हैं, 365। रिसीवेबल टर्नओवर हमारे पास नहीं है। रिसीवेबल टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए हमने ये लास्ट स्लाइड जो है वो हमने वो फार्मूला यूज किया है हमने रिसीवेबल टर्नओवर के लिए, जिसमें हमने ये कहा है जी एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। तो इस रिसीवेबल टर्नओवर, ये रिसीवेबल टर्नओवर अलहदा से कोई रेशियो नहीं है, बल्कि हमने चूंकि इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड के अंदर यूज करना था तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया था। इसका मतलब यह है कि जब भी आपने ये कैलकुलेशन करनी है एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आपकी फर्स्ट रेशियो है एक्टिविटी रेशियोज में। उसके लिए फार्मूला है आपके पास डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर। अब डेज इन द ईयर आपके पास अवेलेबल हैं 365 होते हैं, रिसीवेबल टर्नओवर नहीं है, तो रिसीवेबल टर्नओवर पहले हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये हमने कैलकुलेट कर लिया 5.61। अब ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना, इसको आपको सिर्फ आगे वाले फार्मूले में यूज करना है। तो हम अब इसको इस फार्मूले के अंदर जो है वो यूज करेंगे, डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर। तो ये हमारे पास 365 डेज आ गए, डिवाइडेड बाय जो लास्ट स्लाइड में आपने रिसीवेबल जो होगा सर, ये जो रिसीवेबल होगा ये हर बार एक ही होगा सर, मतलब कि फिक्स होगा ये? वो तो जितना आपको बैलेंस शीट में दिया होगा वो लेंगे ना आप। ठीक है सर। तो हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर आ गया 5.61। जब हमने 365 को डिवाइड किया 5.61 पे तो हमारे पास आंसर आया 65 डेज, और ये इसका आंसर डेज में आया क्योंकि हमने कैलकुलेट क्या करना है कि कितने डेज के अंदर आप अपने रिसीवेबल से कलेक्शन कर लेते हैं। अब ये जो 65 डेज आया है ये क्या चीज को शो कर रहा है, एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट रिसीवेबल्स आर आउटस्टैंडिंग। ये उतने डेज शो कर रहा है जितने डेज आपके रिसीवेबल जो है वो आउटस्टैंडिंग रहते हैं, मींस आपकी कलेक्शन नहीं होती। इसकी आप पहले इंटरप्रिटेशन लिख लें कि ये 65 डेज का मतलब क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन, सर जी जी सर रिसीवेबल टर्नओवर निकालेंगे, फिर वो जो भी आएगी उसे 365 पे डिवाइड करेंगे। फिर देखें मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। हमने फर्स्ट रेशियो कैलकुलेट करनी है एवरेज कलेक्शन पीरियड, राइट। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला ये है, डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर। डेज इन द ईयर हमारे पास हैं, रिसीवेबल टर्नओवर हमारे पास नहीं है, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अलहदा से। वो कैसे कैलकुलेट करना है वो लास्ट स्लाइड से हमने कैलकुलेट करना है। वो लास्ट फार्मूला यूज होगा इसके लिए, एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। तो वो उसका आंसर आया था 5.61, तो वो आंसर यहाँ पे आपने यूज करना है 5.61। तो उसका रिसीवेबल टर्नओवर का कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि उसको यहाँ पे यूज करना है हमें। वो इटसेल्फ अलहदा से कोई रेशियो नहीं है, वो एक वर्किंग रेशियो है आपकी जो इस फार्मूले के अंदर यूज होनी थी। असल चीज फर्स्ट ये है 65 डेज, इसको आपने एक्सप्लेन करना, राइट। जी जी सर। तो इसके लिए जो है वो अब आप इंटरप्रिटेशन लिख लें 65 का मतलब क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन collects cash
on average from its receivables in 65 days. In 65 days. अब ये जो सेंटेंस आपने लिखा है इसका मतलब क्या है कि ऑन एवरेज ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसीवेबल से कितनी देर में जो है वो कैश कलेक्ट कर लेती है? 65 डेज में जो है ये कैश कलेक्ट कर लेती है। ऑन एवरेज ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसीवेबल से कितनी देर में कैश कलेक्ट कर लेती है? 65 डेज के अंदर जो है वो कैश इसका कलेक्ट हो जाता है। अब अगर हम इसको जो है वो इसके इंटरनल और एक्सटर्नल कंपैरिजन के ऊपर ले जाएं तो उसमें आप ये देखें कि 2001 में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितने डेज में कैश कलेक्ट करती थी? 83 डेज में। 2001 में कितने डेज में कलेक्शन होती थी? 83 डेज में। और अब आप कितने डेज के अंदर कैश कलेक्ट कर लेते हैं? 65 डेज में। तो कैश आप जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं या लेट कलेक्ट हो रहा है? अब जल्दी कलेक्ट हो रहा है। तो अगर आप कैश रिसीवेबल से जल्दी कलेक्ट कर लें तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होता है या पुअर होता है? बेहतर होता है। बेहतर होता है। तो आप इसकी इंटरप्रिटेशन लिखेंगे ओवर टाइम एनालिसिस की। The organization is in a better position. The organization is in a better position as it is able to collect cash earlier. तो ये जो आपने इसका ये सेंटेंस लिखा है इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन जो है वो बेटर है क्योंकि ये कैश जो है वो जल्दी कलेक्ट कर लेती है। अच्छा, अब अगर हम थर्ड इसकी हेडिंग दे लें एक्सटर्नल एनालिसिस की। अब एक्सटर्नल एनालिसिस में देखें इंडस्ट्री कितने डेज में कलेक्ट करती है कैश? 65.7 डेज में। इंडस्ट्री कितने डेज में कलेक्ट करती है? 65.7 डेज में। और हम कितने डेज में कलेक्ट कर रहे हैं? 65 डेज में। तो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन क्या है? बेटर है या पुअर है? सर बेटर है। बेटर है। तो इसके लिए भी आप वही सेंटेंस लिखेंगे, द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ बेटर पोजीशन। The organization has a better position as compared to the industry ratio. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है वो इंडस्ट्री के मुकाबले में बेटर है क्योंकि ये इंडस्ट्री के मुकाबले में जल्दी जो है वो कैश को कलेक्ट कर रही है।